जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर 2 है उसके फाइनल पार्ट को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम था सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इसके फाइनल पार्ट यानी कि 5वें पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 4 और पार्ट बने हैं और उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इसके फाइनल पार्ट को करने वाले हैं, यानी कि आज ये चैप्टर खत्म होगा और इस वीडियो में हम लोग बिहार की जो नगरीय शासन व्यवस्था है उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, उसका क्या इतिहास रहा है, और उसी के साथ ये चैप्टर हम लोग आज खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले यहाँ पे बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कशन किए थे कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था आया है उसका जो इतिहास है वो प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे वैशाली लिच्छवी जो गणराज्य है वहाँ लोकतांत्रिक और गणराज्य की व्यवस्था थी। फिर हम लोग देखे थे कि वैदिक काल में भी वहाँ पे सभा और समिति की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ग्राम को ही केंद्र में रखा गया था। उसी तरह से अगर हम लोग बिहार में नगरों और कस्बों के स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो इसका भी इतिहास जो है वो गौरवशाली रहा है। मनुस्मृति और महाभारत जो है इसमें भी नगरीय प्रशासन का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। उसके बाद जो यूनानी विद्वान था मेगास्थनीज, उसने भी अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में नगरपालिका संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी यहाँ पे आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और उसने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम है इंडिका। उस किताब में इसने पाटलिपुत्र जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ की जो नगरपालिका संगठन है उसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक से यहाँ पे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था इंडिका नामक बुक में। उसके बाद चंद्रगुप्त के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। इनको कौटिल्य नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य या कौटिल्य कहें, वो चंद्रगुप्त के गुरु भी थे और उसके यहाँ पे प्रधानमंत्री भी थे। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो किताब है, ये अर्थशास्त्र बुक में भी पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। चाणक्य ने भी अपने किताब अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन जो था उसके बारे में लिखा है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरपालिका प्रशासन का पूरी तरह से पुनर्गठन और सुधार का कार्य यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे नगरीय शासन व्यवस्था को भी स्थापित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत की तरह ही नगरीय शासन व्यवस्था बिहार में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये प्राचीन काल से ही नगरीय व्यवस्था भारत में ग्राम पंचायत की तरह एक गौरवपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रचलित रहा है। भारतीय संसद ने 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा नगरीय स्वशासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग कल देखे थे कि नगर पंचायत जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया और उसके बाद ही लगले वहीं पे तुरंत उसी टाइम यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1992-93 में हुआ और इसी के तहत यहाँ पे नगरीय शासन व्यवस्था को लाया गया है और इस तरह से इसे संवैधानिक मान्यता भी 74वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र के विषय संविधान के 12वें अनुसूची में उल्लिखित है। उसके बाद नगर पालिका क्या कार्य करेगा, उसका कार्य क्या कार्य क्षेत्र होगा, उन सभी को संविधान के अनुसूची 12 में रखा गया है। 11 में पंचायती राज व्यवस्था है और 12 में नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में रखा गया है। तो नगर पालिका से संबंधित अनुसूची 12 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल में बात करें तो बिहार में कोई महानगर नहीं है, अतः हमारे राज्य में नगरों को स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं बनाई गई है। यानी कि जिस तरह से पंचायती व्यवस्था में 3 स्तर पर यहाँ पे सरकार का गठन किया गया है, उसी तरह से नगरीय शासन व्यवस्था में भी 3 स्तर के यहाँ पे संस्था बनाए गए हैं, जिसमें पहला जो आता है वो है नगर पंचायत, दूसरा जो है वो नगर परिषद है और तीसरा जो है नगर निगम है। नगर पंचायत को हम लोग निम्नतम भी कहते हैं, ये निम्नतम स्तर है। इसको हम लोग मध्य स्तर भी कहते हैं। तो जो नगर परिषद है वो मध्य स्तर हो जाएगा और इसको हम लोग उच्चतम कहते हैं, उच्चतम हो जाएगा। ये सबसे निचला है, ये मध्य है और ये सबसे ऊपर वाला है। तो इस तरह से 3 भाग में इसको बांटा गया है, 3 स्तर पर इसको विभाजित करके यहाँ पे नगरीय शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे नगर पंचायत की नगर पंचायत के गठन क्या कैसे होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, तो उसी के बारे में।
ऐसे स्थान जो गांव से शहर के रूप लेने लगते हैं वहां स्थानीय शासन चलाने के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जो भी गांव शहर का रूप ले रहा है, धीरे धीरे वो शहर में तब्दील हो रहा है, तो वहीं पे नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पंचायत के गठन के लिए कुछ शर्त हैं, जैसे पहला कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो 12,000 से 40,000 के बीच होना चाहिए और नगर पंचायत की स्थापना इसी के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। जिस जगह का जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच होगा और वो धीरे धीरे शहर में तब्दील होते रहेगा तो वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत के लिए एक और आवश्यक बात यह है कि उस शहर के जो वयस्क हैं, जो नौजवान हैं, उनका 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य में नहीं होना चाहिए बल्कि वो किसी और कार्य में लगे हुए हैं। जिस जगह की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच है, शहर का रूप ले रहा है और वहाँ के जो वयस्क हैं, जो नौजवान हैं, वो 3/4 जो भी जनसंख्या है उसका 3/4 यदि कृषि छोड़ के किसी और कार्य में लगे हुए हैं तब वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना किया जाता है, नगर पंचायत का गठन होता है। नगर पंचायत के सदस्य वहाँ के वार्डों से मतदाताओं द्वारा सीधे चुन करके आते हैं। जो नगर पंचायत के सदस्य होते हैं वो वार्ड के मतदाता द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, डायरेक्ट रूप में इनका चुनाव होता है। कुछ सदस्यों का यहाँ पे मनोनयन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि अगर 10 लोग चुन के आए नगर पंचायत के सदस्य तो उसमें से 8 लोग जनता द्वारा चुन के आएंगे, 2 लोग मनोनीत होकर आएंगे। तो इस तरह से 100 में से 80% चुन करके आते हैं जनता द्वारा और 20% जो है वो सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है, यानी कि इसकी संख्या कम से कम 10 होगी और अधिक से अधिक ये 37 तक हो सकती है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो भी नगर पंचायत में चुन करके सदस्य आएंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं जो इन्हीं सदस्यों के बीच के होते हैं। यहाँ पे जितने भी चुने जाएंगे, मान लीजिए 10 चुना जाए या 37, तो इनके बीच से ही लोग अपना मिल करके और एक अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष जो है वो नगर पंचायत के सभी कार्यों को करता है। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके जगह पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को संपन्न करने का कार्य करता है। तो ये नगर पंचायत में अध्यक्ष का कार्य होता है। उसके बाद है यहाँ पे नगर परिषद, जो कि नगर व्यवस्था के, नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर है। नगर पंचायत से बड़े शहर जिसकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। यानी कि नगर पंचायत के बाद जो नगर परिषद है तो पहले नगर पंचायत बनेगा, उसके बाद नगर परिषद और फिर नगर निगम की स्थापना होती है। तो नगर पंचायत बनने के लिए जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच होनी चाहिए, तब जाकर के नगर परिषद की स्थापना की जाती है। उसके बाद नगर परिषद का गठन वैसे शहर में किए जाते हैं जहां पूरी जनसंख्या का 3/4 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि छोड़ अन्य कार्य में लगे रहते हैं। जिस तरह से नगर पंचायत के गठन करने के लिए जनसंख्या का 3/4 जो वयस्क हैं वो किसी और काम में रहे, उसी तरह से नगर परिषद में भी यहाँ पे जितनी इसकी जनसंख्या है उसका 3/4 भाग कृषि छोड़ करके जब अन्य काम में लगे हुए रहते हैं तब वहाँ पे नगर परिषद की गठन किया जाता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच होना चाहिए और इस जनसंख्या का 3/4 भाग कृषि कार्य में नहीं होना चाहिए, वो कृषि कार्य के अलावे किसी और काम में लगे हों, तब वहाँ पे नगर परिषद का गठन किया जाता है। साथ ही इन शहरों के जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखा जाता है कि नगर परिषद के गठन करने के लिए 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 400 व्यक्ति होनी चाहिए, तभी जा करके यहाँ पे नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो ये सब शर्त अगर पूरा हो रहा है तो उस क्षेत्र को नगर परिषद घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद नगर परिषद के अंग, नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है नगर परिषद, एक होता है समितियां, एक होता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और जो अंतिम वाला है वो होता है कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये 4 इसके यहाँ पे नगर परिषद के अंग हैं। अब हम लोग एक एक करके उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नगर परिषद। नगर परिषद का एक प्रमुख अंग नगर परिषद होता है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, नगर परिषद अलग है और नगर परिषद अलग है। नगर परिषद का अंग होता है नगर परिषद। तो नगर परिषद का एक प्रमुख अंग नगर परिषद होता है। इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 40 हो सकती है, यानी कि नगर परिषद की जो संख्या है वो कम से कम 10 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 तक होती है।
80% सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर के आते हैं और 20% सदस्य मनोनीत होते हैं। यानी कि मान लीजिए 10 लोग चुने गए हैं तो यहाँ पे 10 लोग में से 8 ही लोग जनता द्वारा चुन कराएंगे, चुनाव जीत कराएंगे, और 2 लोग ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पार्षद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार पूरी पार्षद को चाहे तो उसको भंग कर सकता है। पार्षद को भंग करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। नगर पार्षद की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, मतलब कि हर महीने 1 बैठक होती है। इसके सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो नगर परिषद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। नगर परिषद में एक दूसरा जगह यहाँ पे समिति, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समिति क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं। नगर परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नगर परिषद की कई समितियाँ होती है, कई सारे समिति बनाए जाते हैं। समितियाँ को नगर परिषद की नियुक्ति करती है। जो समितियाँ हैं उनको नियुक्ति करने का काम नगर परिषद का है। इन समितियों में से 3 से 6 सदस्य होते हैं। जो भी समिति होंगे उनमें 3 से 6 के बीच में सदस्य होंगे हर समिति में। ये समितियाँ अलग अलग विषयों के लिए काम करती है, जैसे कि कोई शिक्षा समिति हो, जन स्वास्थ्य समिति हो, वित्त समिति हो, अस्पताल समिति हो, ऐसे करके अलग अलग समिति बनाए जाते हैं। और इस समिति में 3 से 6 सदस्य होते हैं जो इसके लिए कार्य करते हैं। ये समितियाँ नगर परिषद को सलाह देती है और बहुत से अन्य कार्यों का भी संपादन करती है। तो समितियों का काम होता है नगर परिषद को सलाह देना कि उसे किस तरह से कार्य करना चाहिए। तो ये काम भी यहाँ पे किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद तीसरा जो अंग है नगर परिषद का वो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद यानी कि अध्यक्ष होता है और एक उप मुख्य पार्षद जिसे हम लोग उपाध्यक्ष कहते हैं ये होता है। इनका चुनाव नगर परिषद के सदस्यों द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु इसके पहले भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाके। नगर पार्षद जो है नगर परिषद का प्रधान होता है। सवाल अगर पूछा जाए कि नगर परिषद का प्रधान कौन होता है तो नगर पार्षद जो है वो नगर परिषद का प्रधान होता है। जो अध्यक्ष होगा वह उसके सभी कार्यों का देखभाल करता है। वह नगर परिषद के नियमों को लागू करता है। मुख्य पार्षद अपने शहर का प्रथम नागरिक भी समझा जाता है। यहाँ पे जो नगर परिषद का मुख्य चुना जाता है, जो अध्यक्ष होते हैं, उसे उस शहर का प्रथम व्यक्ति भी समझा जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके सभी कार्यों का संपादन करता है। यदि किसी कारणवश नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित है, वो नहीं आ पाया है, तो उसके सारे कार्यों को उपाध्यक्ष क्रियान्वित करता है, वही इन कार्यों का संपादन करता है। उसके बाद अंतिम था चौथा अंग कार्यपालक पदाधिकारी। प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यपालक पदाधिकारी का पद होता है और इसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जो कार्यपालक पदाधिकारी है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। नगर परिषद के प्रशासन को चलाने वाला यह प्रधान अधिकारी होता है। यह एक प्रकार के अधिकारी है, जनता द्वारा चुन के नहीं आता है और सबसे हेड अधिकारी यह होता है। नगर परिषद में कुछ अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भी होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, टैक्स दरोगा। तो ये सब भी अधिकारी होते हैं, लेकिन इस सब का जो प्रधान होता है वो यहाँ पे जो कार्यपालक पदाधिकारी है वही इसका प्रधान होता है। ये सब कार्यपालक पदाधिकारी के सलाह एवं सहायता देते हैं। तो ये जो भी हैं स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक या टैक्स दरोगा, ये लोग ये कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह देते हैं कार्य करने के लिए और उनकी सहायता करते हैं कोई भी कार्य को करने में। तो ये कार्यपालक पदाधिकारी के बारे में है। अब हम लोग देखेंगे कि नगर परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं, नगर परिषद कौन कौन सा कार्य करता है। नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत नगर परिषद एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए नगर परिषद को बहुत से कार्य भी करने पड़ते हैं। नगर परिषद को 2 तरह के कार्य मिले हैं, एक अनिवार्य कार्य और एक है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य काम जो कि नगर परिषद को करना ही करना है। ऐच्छिक कार्य इसके मन के ऊपर है, चाहे तो कर सकता है अथवा वो नहीं भी कर सकता है। तो अनिवार्य कार्य वे हैं जिन्हें नगर परिषद को करना जरूरी होता है। ऐच्छिक कार्य ऐसे हैं जिन्हें नगर परिषद अपनी इच्छानुसार अथवा आवश्यकतानुसार करता है। तो अभी हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि नगर परिषद के कौन कौन से अनिवार्य कार्य हैं। तो पहला है कि नगर की साफ सफाई करवाना, ये नगर परिषद का अनिवार्य कार्य में आ जाएगा। दूसरा सड़कों एवं गलियों में रोशनी का यानी कि लाइट लगवाने का काम करवाना। पीने की पानी की व्यवस्था करना कि स्वच्छ पानी सब लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था करना। सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत कराना, उसकी देखभाल करने का भी यहाँ पे जिम्मेवारी इनको मिलता है, ये भी इनको कार्य करना होता है।
नगर की जो भी नालियां हैं उसकी सफाई करवाने का, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, जैसे स्कूल खोलना, उसे चलवाना, उसकी देखभाल करना, ये सब भी नगर परिषद के काम में आ जाते हैं और ये सभी अनिवार्य कार्य हैं। उसके बाद टीके लगाना तथा महामारी से बचाव के उपाय कराना भी इसका अनिवार्य कार्य है। मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाना, आग से सुरक्षा करना, शमशान घाट का प्रबंधन करना, जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना एवं उनका लेखा जोखा रखना, ये सभी काम नगर परिषद के हैं और ये सभी अनिवार्य कार्य में इसके आते हैं। ये सब कार्य करना इनको जरूरी होता है। उसके बाद नगर परिषद के कुछ ऐच्छिक कार्य भी होते हैं, ऐसे कार्य जो वो अपने इच्छानुसार करता है, जिसमें पहला है पुस्तकालय एवं वचनालय आदि का प्रबंधन करवाना, शहर के गंदे इलाके को बसने योग्य बनाना, पार्क बगीचा एवं अजायब घर बनवाना, बिजली का प्रबंध करना, प्रदर्शनी लगाना, गलियों एवं नलियां बनाना, गरीबों के लिए घर बनवाना, नई सड़क बनवाना, ये सब इसके ऐच्छिक कार्य में है। इसके इच्छा के अनुसार है, इसको इच्छा है तो करवा सकता है अथवा इसके में कोई इस पर दबाव नहीं डाला जाता है। ये सब नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य हैं। अब है यहाँ पे कि नगर परिषद के आय के स्रोत, ये जितने भी काम हो, काम करवाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तो नगर परिषद को पैसा आता कहाँ से, यानी कि उनको इनकम कहाँ से होता है। तो नगर परिषद के विभिन्न प्रकार के कर वसूली करते हैं। यहाँ पे नगर परिषद के जो आय है वो कर वसूली से आता है, जैसे कि मकान पे कर लेंगे, पानी पे कर लेंगे, रोशनी जो लाइट लगा उस पर, नाली, बाजार, मनोरंजन, जो भी चीज़ें हो रही है उस नगर में, उन सभी पे टैक्स लिया जाएगा और उसी से इनका इनकम होगा। नगर के बाहर से नगरों में बिक्री के लिए आने वाले सामानों पर भी सीमा कर लगा करके यहाँ पे, जिसको हम लोग चुंगी भी कहते हैं, ऐसे लगा करके भी यहाँ पे टैक्स नगर परिषद द्वारा इकट्ठा किया जाता है। शहर में चलने वाली जो बैलगाड़ी है, टमटम है, साइकिल है, रिक्शा है आदि पर वसूल कर लगा करके यहाँ पे इनकम प्राप्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें अनुदान भी दिया जाता है, जिससे आय के रूप में इनको हम जानते हैं, यहीं से इनको नगर परिषद को इनकम होता है, यहीं से इनकम प्राप्त करके ये बाकी के जो भी नगर परिषद के कार्य हैं उसको वो संपादित करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये इनके आय के स्रोत हैं। अब है इसका सबसे तीसरा जो उच्चतम जो स्तर है नगरीय शासन व्यवस्था का, वो है नगर निगम। तो उसके बारे में देखेंगे। नगर निगम जो है वो स्थानीय शासन का तीसरा स्तर है शहर में। नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित की जाती है। इसके लिए शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पे नगर निगम की स्थापना की जाती है। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई में की गई है। बिहार में बात करें तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुई 1952 में। तो 1952 में पटना में नगर निगम की स्थापना की गई है। नगर निगम को जनसंख्या के अनुरूप कई वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है और इस तरह से यहाँ से चुन के सदस्य आते हैं। नगर निगम के वार्डों की संख्या उस शहर के जनसंख्या पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी वार्ड संख्या होगी। ये डिपेंड कर रहा है कि नगर निगम में जनसंख्या कितनी है। नगर निगम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ों, इन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। देखिए, चाहे नगरीय शासन व्यवस्था हो या पंचायती व्यवस्था हो, इन दोनों में जहाँ भी चुनाव होता है उन चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चाहे वो कोई भी स्तर हो, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, कोई भी स्तर हो, तीनों स्तर में ये आरक्षण दिया गया है। बिहार के नगर निगम में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। बिहार में एक नगर निगम में वार्डों का न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम 75 हो सकती है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि बिहार में नगर निगम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 37 और अधिकतम कितना हो सकती है, तो 75 हो सकती है। पटना नगर निगम में वार्ड की जो संख्या वो 72 है, गया में यह 35 है, भागलपुर में 51 है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 48 वार्ड है। बिहार शरीफ जो नगर निगम है वहाँ पे 46 और आरा नगर निगम में 45 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। ये बिहार के जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में कितने वार्ड हैं मुख्य रूप से उनके बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ से पटना का मुख्य रूप से याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पटना में है, 72 वार्ड पटना नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है नगर निगम के प्रमुख अंग। तो नगर निगम के भी प्रमुख अंग यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन सा? पहला है निगम परिषद, उसके बाद है सशक्त स्थानीय समिति, फिर है परामर्शदात्री समितियाँ और फिर है नगर आयुक्त। तो एक एक करके हम लोग इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे निगम परिषद क्या होता है।
नगर निगम को वार्डों में बांटा जाता है, ये तो हम लोग अभी पढ़ लिए। वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं। निर्वाचित वार्ड को पार्षद या वार्ड काउंसिलर कहा जाता है। पार्षदों का यानी कि जो वार्डर चुन करके आएंगे उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक महीने होती है, यानी कि प्रत्येक महीने इनका बैठक करना होता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा विशेष हितों के प्रतिनिधि करने वाले समूह जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघ और निबंधित स्नातक के सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे एक चुन के जो आए हैं जनता द्वारा वो तो हैं ही, साथ ही साथ अलग अलग जो यहाँ पे समूह हैं उसके भी लोग यहाँ पे सदस्य होते हैं इस परिषद के। सभी निर्वाचित सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्य मिलकर कई सहयोगी सदस्यों का भी चयन करते हैं। इसके अलावा आमंत्रित सदस्यों के रूप में उस नगर निगम क्षेत्र के सांसद, स्थानीय विधायक और स्थानीय पार्षद भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी इसके अंग में जुड़ते हैं। नगर परिषद का प्रमुख कार्य नियम बनाना, निर्णय लेना तथा टैक्स लगाना है, यही इसके प्रमुख कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है महापौर एवं उप महापौर, इसके बारे में देखेंगे। नगर परिषद अपने सदस्यों में से एक महापौर और एक उप महापौर को चुनती है। जो नगर परिषद है उसमें जो भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर के, जैसे हम लोग पीछे देखे कि अध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है, उसी तरह से यहाँ भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन हम लोग इसे महापौर और उप महापौर के नाम से जानते हैं। महापौर और उप महापौर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है। यह नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह सशक्त अस्थायी समिति की भी अध्यक्षता करता है। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। इस नाते वह नगर में आए जो भी अतिथि हैं उनका स्वागत करता है, यानी कि जो महापौर है वो नगर का, उस शहर का, उस नगर के प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है। इसलिए जो भी अतिथि उस शहर में आएंगे उनका स्वागत करने की जो जिम्मेवारी है वो महापौर के होती है। उन्हीं के तरफ से अतिथियों का स्वागत किया जाता है। यदि किसी कारणवश महापौर अनुपस्थित है तो उनके सभी कार्यों को उप महापौर द्वारा संपादित किया जाता है। उनके अनुपस्थिति में उप महापौर उनके कार्यों को संपादित करता है। सशक्त स्थानीय समिति, इसको देखेंगे, जो दूसरा अंग है इसका। यह नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। महापौर एवं उप महापौर भी इस समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता महापौर द्वारा की जाती है। निगम परिषद के सभी प्रमुख कार्य सशक्त समिति द्वारा ही किया जाता है। जो भी नगर परिषद के काम होंगे वो इसी समिति के द्वारा होता है। यह समिति कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त नगर आयुक्त पर भी नियंत्रण रखती है। जो अगला हम लोग चौथा पढ़ेंगे इसका अंग नगर आयुक्त, उस पर भी कंट्रोल करने का काम यहाँ पे सशक्त स्थानीय समिति करती है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी हैं उन पे भी इनका नियंत्रण रहता है। उसके बाद तीसरा था परामर्शदात्री समितियाँ। नगर निगम में कुछ परामर्शदात्री समितियां भी होती है, जैसे कि शिक्षा समिति, बाजार एवं उद्यान समिति, इस तरह के कुछ परामर्शदात्री समिति भी नगर परिषद में या नगर निगम में होते हैं। ये समितियां अपने अपने विषयों पर निगम परिषद को सलाह देती है, उनको कार्य करने में एक तरह से मदद करती है अपना सलाह दे करके। तो ये इनका कार्य होता है। उसके बाद चौथा अंग जो है वो है नगर आयुक्त। इसकी नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि जो नगर आयुक्त होते हैं वो मनोनीत होते हैं, उनका चयन नहीं होता है, मतलब जनता द्वारा उनका चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि ये सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा मनोनीत होते हैं। यह प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के पदाधिकारी होते हैं, यानी कि वो भारतीय मतलब केंद्र लेवल के एक तरह से प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। उसके बाद यह नगर के सभी कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करता है। नगर आयुक्त कुछ कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकता है। अगर नगर आयुक्त को लग रहा है कि उसे कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उसकी नियुक्ति भी इसके द्वारा किया जा सकता है। नगर आयुक्त निगम परिषद एवं सशक्त अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कार्य का संपादन करता है। जो नगर आयुक्त है वो काम किसके तहत करेगा? जो नगर परिषद है और जो सशक्त अस्थायी समिति है, ये जो निर्णय लेता है उसी के अनुसार यहाँ पे नगर आयुक्त कार्य करता है। उसके बाद है नगर निगम के प्रमुख कार्य। नगर निगम कौन कौन से कार्य करता है? नगर निगम नगर क्षेत्र के नाली, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करवाता है और उसकी देखभाल करता है।
उसके बाद जो भी कूड़ा करकट तथा गंदगी है उसकी सफाई करवाने का भी काम नगर निगम का है। पीने के पानी का भी प्रबंधन करवाना, उसकी भी व्यवस्था करवाना यहाँ पे नगर निगम का काम होता है। गलियों, पुलों और उद्यानों की सफाई और निर्माण करवाना नगर निगम का कार्य है। मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना भी नगर निगम के प्रमुख कार्य में आता है। उसके बाद प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर की स्थापना तथा उसका व्यवस्था कराना भी नगर निगम के प्रमुख कार्य है। विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे कि मृत्यु केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम की स्थापना करना और उसका देखभाल करना, यह भी नगर निगम का प्रमुख कार्य है। खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना भी नगर निगम के प्रमुख कार्य में आता है। दुग्धशाला की स्थापना और उसका प्रबंधन करना भी इसका प्रमुख कार्य है। तो ये सब इसके द्वारा प्रमुख कार्य हैं जिनको करना होता है। इसके अलावा आग बुझाने का प्रबंधन करना है, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंधन करना है, अपने नगर की जनगणना करवाना, नए बाजारों का निर्माण करना, नगर में बस आदि जो भी चल रहे हैं परिवहन की चीज़ें उसको चलवाने का काम, शमशान और कब्रिस्तान के देखभाल करना, गृह युद्ध तथा सहकारी भंडारों की स्थापना करना, ये सभी नगर निगम के प्रमुख कार्य में आते हैं। ये नगर निगम द्वारा प्रमुख काम किए जाते हैं, उनको करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे है कि इन सब काम को करने के लिए उनको भी आय की आवश्यकता होगी। तो इनके आय के साधन क्या क्या हैं? सबसे पहले नगर निगम कई प्रकार के टैक्स लगाता है, जैसे ये भी मकान पे टैक्स लगाएगा, जल पे टैक्स लगाएगा, उसके बाद शौचालय पर लगाएगा, पशु पर लगाएगा, छोटे मोटे जो वाहन है उन पे टैक्स लगाएगा और इन टैक्सों से जो इनकम होता है वहीं से ये बाकी के कार्य को करते हैं। तो इनको यहाँ से इनकम होता है। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा समय समय पर इन्हें आर्थिक अनुदान भी दिया जाता है और वहाँ से इनको आय प्राप्त होता है जिससे कि वो बाकी के काम को संपादित करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। कहने का मतलब है कि आज हमारा ये चैप्टर पूरे तरह से ख़त्म हुआ। ये जो दूसरा चैप्टर है उसको हम लोगों ने एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर लिया है। आज ये पूरे तरह से ख़त्म हुआ। अब जो अगला वीडियो आएगा तो 2 पार्ट में इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर था। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा तो एक वीडियो में कवर करने में बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग 2 पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग जो भी अब तक बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं उन सवालों को भी, जो और इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन सभी को देखेंगे और उसके बाद 2 चैप्टर में 2 पार्ट में इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है उसको बना करके और इस चैप्टर को पूर्णतः हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।